हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे सजीव। सजीव क्या होते हैं? जिनमें जान होती है। तो सजीव, उनकी विशेषताएं और उनका आवास। जैसे कि पेड़ है, पक्षी है, मनुष्य है, ये सब क्या है? सजीव होते हैं। जैसे हम हिमालय की पर्वत श्रृंखला के कुछ पर्वतों का पर्वतारोहण किया तो वहाँ पे बहुत ठंड होती है। इन पर्वतों पर क्या होता है? वो कचीड़ देवदार के वृक्ष होते हैं। और एक कभी हमने राजस्थान की यात्रा की तो वहाँ पे ऊंट व उष्ण मरुस्थल भी होता है। यहाँ से हमने नागफनी के पौधे के देखे। फिर हम पुरी गए, वहाँ पे हमने केजूराइना के वृक्षों को देखा। तो सभी अपने स्थान के हिसाब से भिन्न भिन्न होते हैं। कुछ बहुत ठंडे थे तो बहुत कुछ उष्ण थे, शुष्क थे, कुछ आर्द्र थे। परंतु उन सभी स्थानों पर अनेक प्रकार के बहुत सारे जीव थे। उन्होंने ये जानने की कोशिश की कि क्या पृथ्वी पर कोई भी स्थान ऐसा है जहाँ कोई भी जीव नहीं पाया जाता। तो हमने एक अलमारी खोली तो अलमारी में देखा कि वहाँ पे भी एक छोटी सी मकड़ी है। मतलब कि जीव जो सजीव है वो कहीं ना कहीं है। ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जहाँ पर कि सजीव नहीं मिलता। अब कुछ लोगों ने पता किया कि ज्वालामुखी के मुख पर में से भी कुछ जीवों को निकाला गया है। अब जो कि सजीव और उनका परिवेश, ठीक है। तो सजीव जो है, मरुस्थल में ऊंट थे, पर्वत पर बकरियां थे, पुरी के पर केजुराइना के पेड़ थे, केकड़े अनेक मछलियां थी जिन्हें मछुआरे पकड़ रहे थे। साथ ही चींटियां जैसे अनेक प्रकार के जीव भी उपस्थित होती हैं। अब हम एक प्रैक्टिकल करते हैं। हम एक वन से प्रारंभ करते हैं। यहाँ पाए जाने वाले सभी पौधे, जंतु और वस्तुओं के बारे में सोचते हैं और उनका अलग अलग चार्ट बनाते हैं। ठीक है। अपने माता पिता अध्यापक से भी इस बारे में बात करते हैं। अब आप एक पुस्तकालय में जाइए, वहां से पुस्तक लीजिए जिनमें जंतु, पौधे और खनिज के विषय में जानकारी दी गई है। जिस प्रकार की वस्तुएं मिलती है वे शायद जीवित जंतु या पौधे ना हो सकते। ये पौधे के भाग जैसे सूखी पत्तियां, जंतु के अवशेष जैसे हड्डियां हो। समुद्री जल में लवण घुले होते हैं। इस प्रकार अन्य भी बहुत सी वस्तुएं हो सकती है। जैसे जैसे हम अध्याय में पढ़ेंगे तो हम अनेक रोचक यात्राएं करेंगे। अब हम आवास और अनुकूल। कोई भी सजीव है तो उसके आसपास का वातावरण कैसा है, वो कैसे आवास में रहते हैं और उसके लिए उसको क्या अनुकूलन होते हैं। ध्यान से देखिए, आपको प्रतीत होता है कि दोनों प्रकार के जीव अलग है। इन दोनों क्षेत्रों में किस प्रकार का परिवेश है? समुद्र में जंतु जो होते हैं तथा पौधे जो होते हैं लवणीय जल में रहते हैं। श्वसन के लिए जल में विलय हुई घुली हुई ऑक्सीजन यूज करते हैं। मरुस्थल में जल बहुत कम होता है, इसलिए वो गर्म व रात में ठंडा होता है। मरुस्थल में पाए जाने वाले जंतु और पौधे जो होते हैं वो भूमि पर रहते हैं और श्वसन के लिए आसपास की वायु का उपयोग करते हैं। समुद्र तथा मरुस्थल के भिन्न प्रकार का परिवेश होता है। जैसे कि समुद्र वाले के लिए तो है मछली और धरती वाले के लिए, उष्ण वाले के लिए ऊंट है। अब ऊंट के पैर लंबे होते हैं जिसका उसका शरीर क्या होता है? रेत की गर्मी से दूर रहता है। उनमें मूत्र त्याग की इच्छा भी कम होती है और मल भी उनका शुष्क होता है। क्यों? क्या? ताकि उनको जल की कमी ना हो, इसलिए वो जल के बिना भी कई दिन रह सकते हैं। अब है मछली। मछलियों में आपने आकृति देखी होगी, तो उनकी ये आकृति उनके जल के अंदर विचरण करने में सहायता करती है। मछलियों का शरीर चिकने सल्कों से ढका रहता है। ये सल्क मछली को सुरक्षा प्रदान करते हैं, साथ ही उन्हें जल में सुगम गति में भी सहायक होते हैं। मछली के पंख व पूंछ चपटी होती है जो उन्हें जल के अंदर दिशा परिवर्तन व संतुलन बनाए रखने में सहायता करती है। मछली के गिल क्लोम होते हैं जो उसे जल में सांस लेने में सहायता करते हैं। अब हम देखते हैं कि ऊंट की संरचना जो है वो उसे मरुस्थल में रहने के लायक सहायता करती है और मछली की संरचना उसे उष्ण जल में रहने में सहायता करती है। हमने पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न असंख्य जानवरों के उदाहरण लिए हैं। अब
जिन विशिष्ट संरचनाओं अथवा स्वभाव की उपस्थिति किसी पौधे या जंतु को उसके परिवेश में रहने के योग्य बनाती है। कोई भी संरचना है या उसका स्वभाव है जो उसके आसपास के एरिया में रहने के लिए अनुकूल बनाते हैं, उसको अनुकूलन कहते हैं। किसी सजीव का वह स्थान जिसमें वह पाया जाता है उसका आवास कहलाता है। अपने भोजन, वायु, शरण स्थल व अन्य आवश्यकताओं के जीव अपने आवास पर निर्भर करता है। आवास का अर्थ है वासस्थान। स्थल पर पाए जाने वाले पौधे व जंतुओं के आवास को स्थलीय आवास कहते हैं, जैसे कि मरुस्थल, तट, पर्वत क्षेत्र आदि। और जल में पाए जाने वाले, जैसे नदी, समुद्र में पाए जाने वाले को जलीय आवास कहते हैं। किसी आवास में पाए जाने वाले सभी जीव जैसे पौधे व जंतु उसके जैव घटक होते हैं। चट्टान है, मिट्टी है, वायु है, ये निर्जीव वस्तुएं उसके अजैव घटक होते हैं। अब हम क्या करते हैं कि मूंग के बीज लेते हैं और उसको अंकुरित करते हैं। तो बीज से अंकुर निकल आता है, अर्थात वे अंकुरित हो गए हैं। ये बीज से एक नए पौधे का प्रारंभ है। मूंग के कुछ सूखे बीजों को एकत्रित कीजिए। कुछ बीजों के एक ढेर को अलग रख दे तथा शेष को एक दिन के लिए पानी में भीगने के लिए रख दिए। भीगे हुए बीजों को 4 हिस्सों में बांटे। उसमें से एक हिस्से को 3-4 दिन के लिए पूरी तरह पानी में डुबो करके सूखे बीजों को तथा पूरी तरह पानी में पूरी तरह बीजों को बिल्कुल नहीं लाए। भीगे बीजों में से एक भाग को धूप वाले कमरे में और दूसरे भाग को पूरे अंधेरे क्षेत्र में, जैसे कि अलमारी जिसमें धूप नहीं आ जाती। अंतिम भाग को बहुत ही ठंडे वातावरण में रखे, जैसे कि रेफ्रिजरेटर में। अब 3 भागों को प्रतिदिन जल में नम रखें तथा अधिक जल को निकाल दें। कुछ दिन बाद आप क्या देखते हैं कि क्या सभी पांचों भाग समान रूप से अंकुरित होते हैं, या आप प्रकाश से दूर रखे भाग, अत्यधिक ठंडे परिवेश के भाग, अंकुरण की दर में कमी या कोई अंकुरण दिखाई देते हैं। यानी कि वास्तव में अजैव कारक सभी जीवों के लिए महत्वपूर्ण हैं। हम देखते हैं कि सजीव बहुत ठंडे और बहुत गर्म परिवेश में भी पाए जाते हैं। क्या ऐसा नहीं है? ये जीव इस विषम परिवेश में जीवित रहने के लिए किस तरह अपने आप को अनुकूलित करते हैं। अनुकूलन अल्पकाल में नहीं होता। हजारों वर्षों की अवधि में किसी क्षेत्र के अजैव घटकों में परिवर्तन होते हैं। वे जंतु जो इन परिवर्तनों के प्रति अपने आप को नहीं ढाल पाते वो मर जाते हैं, और जो अपने आप को ढाल लेते हैं वो जीवित रहते हैं। आइए अब हम कुछ आवाज इनके अजैव घटकों और उसमें पाए रहने वाले विभिन्न जीवों के अनुकूलन का अध्ययन करते हैं। कुछ विभिन्न आवासों की यात्रा, जैसे कि स्थलीय आवास। स्थलीय आवास में है मरुस्थल। मरुस्थल में हमने अजैव घटक और उनके अनुकूलन के विषय में पढ़ा था। अब मरुस्थल में रहने वाले चूहे और सांप के ऊंट की भांति पैर लंबे नहीं होते। दिन की तेज गर्मी से बचने के लिए क्या करते हैं कि गहरे बिल में चले जाते हैं, और रात को जब ठंड हो जाती है तो ये बाहर निकल आते हैं। अब मरुस्थल में उगने वाले कुछ सामान्य पौधों को देखें, जैसे कि गमले में एक कैक्टस की पत्तियों वाला एक पौधा लगाइए तथा उसको हमने ऊपर से बांध दिया। एक में तो कैक्टस, एक में पत्ती वाला लगाया। गमले को धूप में रखा, फिर कुछ घंटों बाद इसको छांव में रख दिया। अब हम इसको देखते हैं तो क्या देखते हैं कि दोनों पॉलीथीन में एकत्रित जल की मात्रा में अंतर है। जो कैक्टस है उसमें जल का वाष्पोत्सर्जन कम हुआ है, जो कि पत्तियों वाला है उसमें ज्यादा हुआ है, क्योंकि मरुस्थलीय पौधे जो होते हैं उनमें या तो पत्तियां अनुपस्थित होती है, और होती है तो बहुत छोटी होती है। छोटी होती है तो उनमें पत्तियों में शूल निकले होते हैं, जिससे कि जल की कम से कम हानि हो। नागफनी पत्ती में जो आप देखते हैं कि वह वास्तव में इसका तना है। इन पौधों में प्रकाश संश्लेषण सामान्यतः तने में होता है। तना एक मोटी मोमी परत से ढका होता है, जिससे पौधे को जल संरक्षण में सहायता मिलती है। अधिकतर मरुस्थलीय पौधों की जड़ें जल अवशोषण के लिए मिट्टी में गहराई तक चली जाती हैं। अब है पर्वतीय क्षेत्र। पर्वतीय क्षेत्र क्या होते हैं? ये बहुत ठंडे होते हैं, तेज हवा चलती है, और शीतकाल में यहाँ पर हिमपात भी होता है, बर्फ भी गिरती है। यदि आप पर्वतीय क्षेत्र में रहते हैं, वहां घूमने गए तो आपने अनेक वृक्ष देखे होंगे। ये वृक्ष अपने आवास में विद्यमान परिस्थितियों के लिए किस प्रकार अपने आप को अनुकूलित करते हैं। इन वृक्षों से इनके जो वृक्ष होते हैं वो ज्यादातर कोन शेप में होते हैं, शंकु के आकार के होते हैं। इनकी शाखाएं तिरछी होती हैं। इनमें से कुछ वृक्षों की पत्तियां सुई के समान होती हैं। इसमें वर्षा का जल व हिम सरलता से नीचे फिसल जाते हैं। पर्वतों पर इन वृक्षों से अधिक भिन्न आकृति व आकार वाले वृक्ष भी मिल सकते हैं। पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाने वाले जंतु
अब हम जंतु की बात करें, जंतु भी वहाँ पे रहने के लिए अनुकूल हो जाते हैं। कैसे? एक तो उनके ऊपर मोटी त्वचा होती है या फर होती है जिससे उनको ठंड से बचा रह सकते हैं। शरीर को गर्म रखने के लिए याक का शरीर लंबे बालों से ढका होता है। पाड़ू तेतनियों के शरीर पर फर होते हैं और ये बर्फ पर चलते समय उसके पैरों को ठंड से बचाते हैं। पहाड़ी बकरी जो होती है उसके मजबूत खुर होते हैं जो उसके ढालदार चट्टानों पर दौड़ने के लिए अनुकूलित बनाते हैं। जैसे जब हम पर्वतीय क्षेत्रों की ओर चढ़ते हैं परिवेश बदलता जाता है। अब है घासतल। शेर वन में या घासतल पर रहता है। ऐसा शक्तिशाली जंतु है जो हिरण जैसे जंतुओं को मारकर खाता है। एक शेर व हिरण का चित्र देखिए। इन दोनों जंतुओं की आंखें उनके चेहरों पर किस प्रकार, क्या वे चेहरे के सामने अथवा पार्श्व? शेर के अंगले पैर की नखर लंबे होते हैं जिन्हें वह पाद उंगलियों के अंदर खींच कर छिपा सकता है। क्या शेर की संरचना उसके जीवन यापन में सहायता करती है? उसका मटमैला रंग होता है, वो शिकार के दौरान उसको घास में छुपाए रखता है। अब शिकार को पता भी नहीं चलता और चेहरे के सामने की आंखें उसे वन से दूर तक शिकार खोजने में सहायता करती है। एक दूसरा जंतु होता है हिरण। हिरण के क्या होते हैं? कठोर तनों को चबाने के लिए मजबूत दांत होते हैं, पर इसको शिकारी से बचने के लिए इसके पार्श्व में आंखें होती है जिससे यह प्रत्येक दिशा में देख सकता है। अब इसको पता चल जाता है और ये भागने में बहुत, इसकी टांगे जो होती है बहुत मजबूत होती है जो इसकी सहायता करती है शिकार होने से। अब है कुछ जलीय आवाज जैसे कि समुद्र। समुद्र में रहने वाली मछली के अनुकूलन के विषय में हम चर्चा कर चुके हैं। दूसरे बहुत से समुद्री जंतुओं का शरीर भी धारा रेखीय होता है जिससे वह जल में सुगमता से चल सकते हैं। समुद्र की गहराई में तलहटी में रहते हैं कुछ जानवर और अपनी ओर आने वाले शिकार को पकड़ते हैं। जब वे जल में चलते हैं तो अपने शरीर को धारा रेखीय बना लेते हैं। जल में सांस लेने के लिए इनमें गिल्स होते हैं और जिन जंतुओं में गिल्स नहीं होती उनमें नासाद्वार या वात छिद्र होते हैं जिससे कि वो सांस ले सकते हैं। क्या आपने कभी दूरदर्शन पर अथवा समुद्री जीवन पर चलचित्र में डॉल्फिन की रचना देखी है? अब है तालाब और झील। आपने तालाब, झील, नदियों, नालों में पौधे को उगे देखा होगा। समीपवर्ती किसी तालाब पर जाइए और देखिए कि इसमें जो पौधे हैं उसकी पत्तियां हैं, तने हैं, जड़ है, वो किस प्रकार व्यवस्थित है। इनमें से कुछ पौधों की जड़ें जलाशय की तलहटी में मिट्टी में स्थिर होती है। स्थलीय पौधों में जड़ मिट्टी से जल व खनिज पोषकों को अवशोषण करती है, परंतु जलीय पौधे में जड़ें आकार में बहुत छोटी होती है और इनका मुख्य कार्य पौधे को तलहटी पर जमाए रखना होता है। इन पौधों का तना लंबा होता है, खोखला होता है, हल्का होता है और जल की सतह पर वृद्धि करता रहता है, जबकि पत्तियां और फूल जो होते हैं वो जल की सतह पर तैरते रहते हैं। कुछ जलीय पौधे जल में पूर्ण रूप में डूबे रहते हैं। ऐसे पौधे के सभी भाग जल में वृद्धि करते हैं। इनमें से कुछ पौधों की पत्तियां संकरी व पतले रिबन जैसी होती है, यह बहते जल में सरलता से मुड़ जाती है। कुछ अन्य जल निगम मगन पौधों में पत्तियां बहुत अधिक विभाजित होती है जिससे जल इनके बीच से बहकर निकल जाते हैं और पत्तियों को कोई हानि नहीं होती। अब है मेंढक। आमतौर पर तालाब में पाए जाने वाले एक ऐसा जंतु है, ये तालाब के जल व स्थल दोनों पर रह सकते हैं। इसके पश्चपाद लंबे व मजबूत होते हैं जो उन्हें छलांग लगाने व शिकार पकड़ने में सहायता करते हैं। इसके पश्चपाद में जाली पाद उंगलियां होती है जो उन्हें तैरने में सहायता करती हैं। जब आप पत्तियों की एल्बम तैयार कर चुके होंगे तब आप पौधों की अनेक प्रजातियों के बारे में पता करोगे। अब हमारे आसपास के जीव। हमने विभिन्न आवास क्षेत्रों की यात्रा की और हमने क्या देखा? वन में पाई जाने वाली वस्तु के विषयों के बारे में सोचा। कुछ वृक्ष जो होते हैं, वृक्ष होते हैं, आरोही लता होती है, विषपी लता होती है, छोटे बड़े जंतु होते हैं, पक्षी होते हैं, सर्प होते हैं, कीट, चट्टान, पत्थर, मिट्टी, ये वन में पाए जाने वाले कुछ उदाहरण हैं। इस तरह उन्हें निर्जीव और सजीव दो समूह में हम बांट सकते हैं। मेज जैसे कि सजीवनी है। हम जानते हैं कि कुर्सी, मेज, पत्थर अथवा एक सिक्का सजीव नहीं है। इसी प्रकार हम संसार के सभी मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली आदि सजीव हैं। अब मतलब क्या हुआ कि जो चल सकते हैं वो सजीव है, जो नहीं चल सकते वो निर्जीव है। पौधे सजीव है परंतु वे कबूतर की भांति चल नहीं सकते। दूसरी ओर कार बस चल सकती है पर वो फिर भी निर्जीव है।
पौधे व जंतु के समय के साथ वृद्धि करते हैं, परंतु कई बार ऐसा प्रतीत होता है कि आकाश में बादल अपने आकार में वृद्धि करता है। इसका अर्थ क्या हुआ? बादल सजीव है। आखिरकार हम निर्जीव और सजीव में किस प्रकार भेद करें? अब आप स्वयं सजीवों का कुछ बहुत अच्छा उदाहरण लीजिए और उनमें कौन से विशेष लक्षण है उसको नोटबुक पर लिखिए। क्या सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है? तो भोजन के बिना तो हमारा शरीर चल नहीं सकता। तो भोजन के लिए वह विभिन्न जंतुओं के लिए नितांत आवश्यक होता है। भोजन सजीवों को उनकी वृद्धि के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करते हैं। सजीवों को उनके अंदर होने वाले अन्य जैव प्रक्रमों के लिए भी भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन से ऊर्जा मिलती है, इसलिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है। क्या सभी जीवों में वृद्धि परिलक्षित होती है? आप अपने 4 वर्ष पुराना पजामा देखिए, क्या वो आपको ठीक ठाक आता है? नहीं। यानी कि जैसे जैसे टाइम जाता है हमारी वृद्धि होती जाती है, लेकिन आप में हर समय वृद्धि हो रही है। कुछ वर्ष बाद आप वयस्क हो जाएंगे। जंतुओं के बच्चे भी वृद्धि कर वयस्क हो जाते हैं। तो कुत्ते के पिल्ले जब वयस्क हो जाते हैं तो वो कुत्ता बन जाते हैं। अंडों से स्फुटित होकर चूजा वृद्धि करके मुर्गी मुर्गा बन जाते हैं। पौधे भी वृद्धि करते हैं। कुछ घर में छोटे पौधे होते हैं, उनको हम जल से सींचते हैं, वो वृद्धि करते हैं तो एक पेड़ बन जाता है। क्या आप सोचते हैं कि निर्जीव वस्तु वृद्धि प्रदर्शित नहीं कर सकते? क्या सभी सजीव शोषण करते हैं? अब क्या हम शोषण के बिना जीवित रह सकते हैं? जब हम सांस लेते हैं तो वायु शरीर के अंदर जाती है, हम सांस छोड़ते हैं तो शरीर के अंदर की वायु बाहर निकल जाती है। श्वास लेना श्वसन क्रिया है। श्वास में अंदर ली गई वायु का ऑक्सीजन की मात्रा कुछ ही उपयोग होती है। इस क्रिया में बनी कार्बन डाइऑक्साइड को हम बाहर निकाल देते हैं। अब गाय भैंस कुत्ता बिल्ली भी वो भी श्वसन करते हैं। श्वसन सभी सजीवों के लिए आवश्यक है। ग्रहण किए भोजन से श्वसन के द्वारा ही हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। हमने पढ़ा कि मछली के गिल्स होते हैं, इनकी सहायता से वे जल में घुली हुई ऑक्सीजन को अवशोषित करते हैं। पौधे भी श्वसन करते हैं। पौधे की श्वसन के लिए गैसों का आदान प्रदान होता है, जिससे वो क्या होता है कि पंक्तियाँ सूक्ष्म रंध्रों द्वारा वायु तो अंदर ले लेती है और ऑक्सीजन का उपयोग करती है और कार्बन डाइऑक्साइड वायु में निष्कासित कर देती है। हम जानते हैं कि प्रकाश की उपस्थिति में पौधे वायु की कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग भोजन बनाने के लिए करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ती जाती है। श्वसन क्रिया दिन और रात निरंतर चलती रहती है। यानी कि ऑक्सीजन की मात्रा पौधे द्वारा श्वसन में उपयोग की गई ऑक्सीजन की मात्रा से बहुत अधिक होती है। जो पौधे ऑक्सीजन को छोड़ते हैं वो उनके यूज की हुई ऑक्सीजन से बहुत अधिक होती है। इसलिए पौधे के द्वारा जो ऑक्सीजन दी जाती है उसी को हम यूज करते हैं। क्या सभी सजीव उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं? जब हम नंगे पैर टहल रहे होते हैं तो यानी कि अपना पैर अचानक किसी कांटे पर या नुकीली चीज पर पड़ जाता है या गर्म तवे पर जाता है, हम एकदम से हटा लेते हैं। जैसे यहाँ कमरे में बल्ब जला, हमारी आंखें एकदम से पलक झपक देती हैं, यानी कि हम इसके प्रति अभ्यस्त नहीं है। आपका प्रिय व्यंजन तेज प्रकाश आदि में हम कुछ न कुछ अनुक्रिया करते हैं। वातावरण में होने वाले इन परिवर्तनों को हम उद्दीपन कहते हैं। अब दूसरे जंतुओं में उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया होती है। खाना देते समय पशु के व्यवहार को ध्यान से देखें। वे भोजन देखती है, अधिक चैतन्य नहीं हो जाती। जब एक चिड़िया की ओर कदम उठाती है तो वो क्या करती है? जब जंगली जानवर पृथ्वी पर प्रकाश डालते हैं तो वे भाग खड़े होते हैं। रात्रि में आप देखिए रसोई घर में बल्ब जलाइए, कॉकरोच अपने छिपने स्थान पर चला जाएगा, यानी कि उसमें भी उद्दीपन होते हैं। क्या पौधे भी उद्दीपन करते हैं? हाँ, जैसे कि कुछ पौधों में पुष्प सूर्यास्त के बाद बंद हो जाते हैं, जैसे छुई मुड़ा, उसको जैसे ही छुआ जाता है वो सिकुड़ जाते हैं। अब हम एक प्रैक्टिकल करते हैं। एक कमरे की खिड़की जिससे दिन के समय धूप आती हो के पास एक पौधा रख देंगे। कुछ दिनों तक पौधे को नियमित जल देते रहेंगे। हम क्या देखते हैं कि पौधा प्रकाश की ओर वृद्धि कर रहा है, यानी कि इसमें उद्दीपन हो रहा है। अब है सजीवों में उत्सर्जन। सभी सजीव भोजन करते हैं और भोजन किए गया जो भोजन ग्रहण किया गया उसका कुछ ही मात्रा उपयोग होती है। उसका बचा हुआ जो भाग होता है उसको अपशिष्ट कहते हैं, जिसको कि जीव बाहर निकालता है। सजीवों द्वारा इन अपशिष्ट पदार्थों के निष्कासन को ही उत्सर्जन कहते हैं।
अब पौधे हैं, पौधे भी अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालते हैं, तो वो क्या करते हैं, कुछ विशेष भागों में इसको संग्रहित कर लेते हैं, जिससे कि पौधे को कोई हानि नहीं होती। अब उत्सर्जन सजीवों का दूसरा सामान्य लक्षण है। क्या सभी सजीव प्रजनन करते हैं? तो हाँ, कबूतर किसी पक्षी कबूतर या किसी पक्षी के नीड में तो वो अंडे देते हैं, अंडे प्रसूत होते हैं, छोटे छोटे बच्चे बाहर आ जाते हैं। अब जंतु प्रजनन द्वारा संतान उत्पन्न करते हैं। भिन्न जंतुओं में प्रजनन का ढंग अलग अलग होते हैं। कुछ जंतु अंडे देते हैं जिसे शिशु निकलते हैं, कुछ जंतु ही शिशु को जन्म दे देते हैं। कुछ पौधे बीज के अतिरिक्त अपने कायिक भागों द्वारा भी नए पौधे उत्पन्न करते हैं, जैसे कि आलू की कलिका से ही नया पौधा बन जाता है। पौधे कुछ कलम के द्वारा भी लगाए जाते हैं। गुलाब और मेहंदी होती है, उसकी क्या होती है, कलम होती है, उसकी कटिंग को ही अगर हम लगा दें तो उससे नया पौधा बन जाता है। यदि संभव अधिक माली से बात करके देखिए, सजीव प्रजनन प्रक्रिया द्वारा अपने समान अनेक संतान उत्पन्न करते हैं। क्या सजीव गति करते हैं? तो हाँ, जैसे कि जंतु है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। इसी तरह पौधे भी सामान्यतः भूमि जकड़े रहते हैं, वे एक दूसरे स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाते, परंतु विभिन्न पदार्थों जैसे जल, खनिज लवण और संश्लेषित खाद्य पदार्थों के लिए एक भाग से दूसरे भाग में संवहित होते हैं। पुष्पों का खिलना, क्या आपने पौधे में अन्य प्रकार की भी देखी है? पुष्पों का खिलना व बंद होना। क्या आप याद कर सकते हैं कि कुछ पौधे विभिन्न उद्दीपनों के प्रति किस प्रकार होने के लिए करते हैं? बस कार, कागज का टुकड़ा, बादल अन्य उदाहरण है जो कि निर्जीव होते हैं। प्रकृति में विभिन्न प्रकार के जीव, लेकिन उन सभी के लक्षण एक समान होते हैं, जिसकी हम पहले चर्चा कर चुके हैं। चूंकि जीव की मृत्यु होती है, इसलिए जीवों की प्रजातियां हजारों वर्ष तक अस्तित्व में रह सकती है, जबकि वे प्रजनन कर अपने समान उत्पन्न करें। एक अकेला जीव प्रजनन किए बिना भी मर सकते हैं, परंतु सजीव की प्रजाति तभी तक अस्तित्व में रह सकती है जब तक कि उसके सदस्य प्रजनन करते रहते हैं। हमने देखा कि सभी सजीव वस्तुओं में कुछ विशिष्ट लक्षण समान रूप से दिखाई देते हैं। उन सभी को भोजन की आवश्यकता होती है। उनमें श्वसन, उत्सर्जन, उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया, प्रजनन, गति व वृद्धि होती है तथा मृत्यु होती है। सामान्यतः सजीवों में ये सभी लक्षण पाए जाते हैं, जो कि अब मूंग के बीज के बारे में क्या होते हैं? ये एक दुकान पर भंडार में महीनों रखा जाती है, इसमें कोई वृद्धि नहीं होती अथवा जीवन के कुछ अन्य लक्षण नहीं, परंतु जब हम इसको बीज को मिट्टी में बोकर जल से सींचते तो पौधा बन जाता है। हमने देखा कुछ ऐसे भी उदाहरण जब हम सरलता से नहीं कह सकते कि उनमें सजीवों के सभी लक्षण दिखाई दे रहे हैं, जिसे इन्हें जीवित कहा जाए। फिर जीवन क्या है? गेहूं की बोरी में अपना हाथ डालिए, क्या आपको कुछ गर्मी गेहूं की बोरी में कुछ गर्मी उत्पन्न होती है? गर्मी बीजों के श्वसन के कारण उत्पन्न है। हमने देखा कि बीजों में श्वसन की क्रिया उस समय तक चलती रहती है जबकि अन्य जैव प्रक्रम उतने सक्रिय नहीं होते। संभवतः हमारे प्रश्न आखिर जीवन क्या है का उत्तर देना सरल हो सकता है। कुल मिला के यही है कि जीवन बहुत सुंदर है। ओके, थैंक यू।